Welcome on Easy Learning with Chandan Jha. Now I am going to explain about Plato, Unit 1, Block 3 of Philosophy, that is BPY 003. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या सब ऑब्जेक्टिव्स है इसको पढ़ने के बाद, उसके बाद इंट्रोडक्शन, फिर फिलोसफी ऑफ प्लेटो, लेट अस सम अप और फिर कीवर्ड्स। तो इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नेम्स भी है, तो आपको हम कोशिश करेंगे कि सही से प्रोनाउंस करने का, लेकिन आप अपने तरीके से भी उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स में देखते हैं कि क्या सब दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव्स में। तो यहाँ पे है कि इन दिस यूनिट वी एक्सप्लेन द फिलोसॉफिकल थॉट ऑफ प्लेटो। कहते हैं इस यूनिट में हम प्लेटो के फिलोसॉफिकल थॉट के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, टेकिंग इन टू कंसिडरेशन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। साथ में उनके जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको भी हम लेके चलेंगे। कंसिडर का मतलब होता है देखते हुए चलेंगे। इन द कोर्स ऑफ टाइम we too will be touching various philosophical problems of one and many appearance and reality। कहते हैं जब हम पढ़ रहे होंगे तो उस समय हम बहुत सारे जो फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स हैं, वन और मैनी का, अपीयरेंस और रियलिटी का, परमानेंस और चेंज का, इसको भी देखते हुए चलेंगे। टचिंग का मतलब देखते हुए चलना, फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ प्लेटो, जो कि प्लेटो के नज़रिए से रहेगा। बाय द एंड ऑफ दिस यूनिट यू शुड बी एबल टू, कहते हैं इस यूनिट के एंड में आप किस चीज़ के योग बन जाएंगे। एथिक्स, पॉलिटिक्स, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, जो हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में है उसको समझ पाएंगे। comprehend द नेसेसरी रिलेशन बिटवीन एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, एथिक्स और पॉलिटिक्स के बीच में जो नेसेसरी रिलेशन है उसको समझ पाएंगे। मूव फ्रॉम एथिकल टू मेटाफिजिकल एंड जोनोसोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। कहते हैं जोनोसिकल प्रॉब्लम्स, कहते हैं मूव फ्रॉम एथिकल टू मेटाफिजिकल, मतलब एथिकल से मेटाफिजिकल की तरफ निकलेंगे, और जोनोसोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स है उसको भी देखेंगे। अंडरस्टैंड हिज थ्योरी ऑफ नॉलेज, आइडियाज, मैन, स्टेट, जस्टिस एट्सेट्रा। मतलब प्लेटो का जो अपना नॉलेज, आइडिया, मैन, स्टेट, जस्टिस, इसके ऊपर जो अपना विचार था, थ्योरी था, उसको भी समझेंगे। तो सबसे पहले है इसमें इंट्रोडक्शन। द फिलोसॉफिकल स्पिरिट ऑफ सोक्रेट्स लिव्ड अमॉन्ग हिज डिसाइपल्स। कहते हैं सोक्रेट ने जो फिलोसॉफिकल स्पिरिट दिया था वो उनके जो शिष्य थे, चेले थे, उसके अंदर भी जीवित रहा। मोस्ट ऑफ हुम रिमेन अननोन, जिसके बारे में अभी भी पता नहीं है। सम रिमेंबर्ड, कुछ याद है, बट ओनली प्लेटो एपोथेसाइज्ड हिम, लेकिन केवल प्लेटो ही जो है उसको जीवित किए हैं, जगाए हैं, एपोथेसाइज किए हैं। टू हिम द वर्ड्स ऑफ सोक्रेट टू क्रीटो वर ए प्लान ऑफ लाइफ। मतलब प्लेटो कहते हैं कि सोक्रेट ने जो क्रीटो को वर्ड दिए थे, जो बताए थे, वो एक लाइफ की प्लान थी। Do you then be reasonable, Crito, and do not mind whether the teachers of philosophy are good or bad, but think only of philosophy herself। कहते हैं क्रीटो, क्या तब तुम्हें उचित लगेगा, रीजनेबल लगेगा, और इस बात की फिक्र मत करो कि फ़िलोसॉफ़ी की जो टीचर्स होते हैं वो गुड होते हैं, बैड होते हैं। बस ये देखो कि फ़िलोसॉफ़ी कैसा होता है, केवल फ़िलोसॉफ़ी को अच्छी तरीके से एग्जामिन करो, देखो। एंड ट्रूली इफ़ शी बी इविल सीक टू टर्न अवे ऑल मैन फ्रॉम हर। और अगर यह ख़राब है, इविल है, तो जितने भी मैन हैं उन सभी को बोलो कि उससे दूर हो जाए। केवल अपने बच्चों को ही, बेटों को ही दूर मत रखो। एंड नॉट योर सन्स ओनली। इफ़ शी बी वॉट आई बिलीव दैट शी इज़, देन फॉलो हर एंड सर्व हर। लेकिन जो हम बिलीव करते हैं अगर वो वही चीज़ है तो उनके फॉलो करो, उनके सर्व करो। You and your horse, as the saying is, and be of good cheers।
जैसे कि कहावत में है, तो तुम और तुम्हारे घर में बहुत ज़्यादा खुशी आ जाएगी। Though more than 2000 years have passed since Plato lifted the intellectual life in Greece to new heights and drew all eyes towards the new Olympias of his academy. कहते हैं 2000 वर्ष जो है बीत चुके हैं जब से प्लेटो ने अपनी इंटेलेक्चुअल लाइफ को जो है वो काफ़ी ऊपर तक ले गया था, एक नई ऊंचाई दिया था। एंड ड्रू ऑल आइज टुवर्ड्स द न्यू ओलंपियस, और सभी की नज़र उन्होंने ओलंपियस की तरफ खींच रखी थी, जो कि उनकी अपनी एकेडमी थी। ओलंपियस उनका एकेडमी का नाम है। द कैरेक्टर ऑफ एनी फिलोसफी इज स्टिल आइडेंटिफाइड बाय द रिलेशन ऑफ इट हैज़ टू दैट ऑफ प्लेटो। और उसमें जो है किसी भी प्रकार की जो फिलोसफी के कैरेक्टर है वो अभी भी जो है वो आइडेंटिफाई है, और जिसका रिलेशन जो है वो प्लेटो से है। इसके बाद है प्लेटो लाइफ एंड राइटिंग्स। तो प्लेटो लाइफ और राइटिंग्स कैसी है उसके बारे में दे रखे हैं। तो ड्यूरिंग द 4th और 5th सेंचुरी ऑफ पेलोपोनेसियन वॉर, ये पेलोपोनेसियन वॉर हुई थी, वो हुई थी 428 से 27 बीसी के बीच में। इसी समय प्लेटो का जन्म जो है एथेंस में हुआ था, और ये टाइमलाइन दे रखा है 4 और 5th ईयर में हुआ था। इसीलिए यहाँ देख रहे हैं 428 और 27 है, तो यही 4 या 5th ईयर के बीच में दे रखे हैं। बाय बर्थ ही वॉज एन एरिस्टोक्रेट। कहते हैं कि बचपन से तो वो बहुत कुलीन था, एरिस्टोक्रेट था। ही वॉज ओरिजिनली कॉल्ड एरिस्टोक्लेस, उनका असली नाम जो है वो एरिस्टोक्लेस था। एंड ओनली लेटर ही वॉज गिवन द नेम प्लेटो ब्रोट, और केवल बाद में ही उनका नाम जो है वो प्लेटो दिया गया, जिसका मतलब ब्रोड होता है। Whether this was because of his wide forehead, robust physique, or breadth of literary expression is not known. हो सकता है इसके पीछे उनका जो फोरहेड जो है बहुत बड़ा है इसके लिए हुआ, उनकी जो शरीर है बहुत ताकतवर हो इसके लिए हुआ हो, या उनके अंदर में जो है वो पढ़ने की जो एक्सप्रेशन है वो हो, तो ये सब चीज़ अभी पता नहीं है। एट द एज ऑफ 20 ही केम इन टू कॉन्टैक्ट विद सोक्रेट्स। कहते 20 ईयर्स की एज में वो सोक्रेट के कॉन्टैक्ट में आ गए। एंड दिस वॉज डिसाइसिव इन हिज लाइफ, और यह उनके जीवन का जो है वो एक स्पष्ट चीज़ था जिसको लेके वो चले थे। आफ्टर सोक्रेट्स डेथ ही वेंट टू मेगारा वेयर ही स्टडीड एलियटिक फिलोसफी अंडर यूक्लिड। कहते हैं यूक्लिड के अंडर में भी उन्होंने पढ़ाई करी थी, लेकिन कब करी थी? जब सोक्रेट्स का डेथ हो गया और उसके बाद वो मेगारा चले गए थे, तो मेगारा में ही ये जो है एलियटिक फिलोसफी को स्टडी किए थे। लेटर ही रिटर्न टू एथेंस, बाद में वो एथेंस चले गए, वापस आ गए। वेर ही रोट हिज फर्स्ट वर्क्स, जहाँ पे उन्होंने अपना पहला वर्क लिखा। Between 390 and 388 BC, he traveled extensively to acquaint himself with the principal schools and to broaden his outlook. और 390 और 388 के जो BC का जो भी टाइम था, उस समय वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपने आप को पहचानने के लिए जो है प्रिंसिपल स्कूल के साथ काफ़ी दूर दूर तक जाकर घूमे थे, और अपने जो है जो विचार थे, आउटलुक थे, उसको और बढ़ाए थे, ब्रोडन किए थे। While visiting the court of Dionysius I of Syracuse, he outspokenly criticized the tyrant and was sold into slavery. कहते हैं जिस समय वो डायनोसियस फर्स्ट जो साराक्यूज थे उनके जब कोर्ट को विजिट कर रहे थे, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वहाँ की जो अत्याचार वाली नीति थी उसकी निंदा किए थे, क्रिटिसाइज किए थे, और इस कारण से उनको मतलब गुलाम बना के बेच दिया गया। रेस्क्यूड फ्रॉम द मार्केट ऑफ एजिना बाय एनिकेरिस, मतलब एनिकेरिस के द्वारा उनको एजिना की मार्केट से बाद में निकाल लिया गया। ये एनिकेरिस जो थे एक स्ट्रेंजर थे जो कि साइरिन से थे, और फिर से वो जो है एथेंस वापस आ गए। About 387 BC, he founded his famous school in the Grove of Academus. तो एकेडमस के जो ग्रोव थे वहाँ पर भी इन्होंने 387 BC में एक फेमस स्कूल का नींव रखा था।
Whence the name academy where he taught, जब से ये एकेडमी शब्द वहीं से आया है, जहाँ पे वो मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, फिलॉसफी पढ़ाते थे, दोनों ही लेक्चर और डायलॉग के तरीके से पढ़ाते थे, मैथमेटिक्स और फिलॉसफी। इन 367 एंड 361 BC, मतलब 361 और 367 का जो BC का टाइम था, प्लेटो इंटरप्टेड हिज वर्क, प्लेटो ने क्या किया, अपने वर्क को रोक डाला। इन द एकेडमी, मतलब जो एकेडमी उनका वर्क चल रहा था, फॉर फर्दर विजिट्स टू साराक्यूज। और डायनोसियस फर्स्ट जो साराक्यूज के थे, वहाँ पे जो इनको पहली बार जो स्लेवरी में बेचा गया था, वहीं पे आगे जो है विजिट करने के लिए वो निकल गए। प्रिजुमेबली टू असिस्ट इन द रियलाइजेशन ऑफ हिज आइडियल स्टेट, और शायद हो सकता है कि उनकी जो ये एक अच्छा सा स्टेट था, उनको मदद करने के एहसास से वो वहाँ गए हों। After this frustrating attempts in practical statecraft, that is trying to establish his ideal state, Plato returned to Athens and devoted all his attention to philosophizing, teaching and writing in the academy. कहते हैं जो ये प्रयास किए थे वहाँ जाकर के कुछ करने का, वो फ्रस्ट्रेटिंग प्रयास था, मतलब शायद वो सफल नहीं हो पाए थे, कि वो एक आइडियल स्टेट बनाने का जो है वो प्रयास कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो प्लेटो दोबारा एथेंस जो है वापस आ गए, और उन्होंने अपना पूरा ध्यान जो है वो फिलॉसफी को आगे बढ़ाने में, टीचिंग करने में, राइटिंग करने में, अपनी एकेडमी में जो है वो बिताने लगे। He died in 348 और 87 BC when he was 80 और 81 years old। वह जो है जब 80 और 81 ईयर्स के थे, तभी वो 348 और 387 BC में जो है उनका डेथ हो गया। एंड वॉज बैरिड इन द ग्राउंड्स ऑफ द एकेडमी, और जो उनका एकेडमी था वहीं ग्राउंड्स पे उनको जो है दफना दिया गया। बट हिज फिलॉसफी वुड लिव ऑन एंड टुगेदर विद दैट ऑफ हिज ऑन प्यूपिल एरिस्टोटल, लेकिन कहते हैं उनकी जो फिलॉसफी है वो हमेशा ही जीवित रहेंगे, साथ ही साथ उनके जो अपने जो शिष्य एरिस्टोटल है वो भी उनको जो है आगे बढ़ाए। वुड ले फाउंडेशन फॉर ऑल, ठीक है, दैट वुड बी कॉल्ड फिलोसफी लेटर, जो कि बाद में जो है फिलोसफी कहा गया। In a rather loose sense, everyone who thinks about philosophy at all either is the Platonist or an Aristotelian। कहते हैं और भी अगर हम जोर से थोड़ा दिमाग पे जोर डाल के देखें या थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखें, तो हर एक व्यक्ति को ये लगता है कि जो फिलॉसफी है वो शुरुआत में जो है, मतलब या किसी भी तरीके से ये कर सकते हैं, या तो प्लेटोनिस्ट है या तो एरिस्टोटेलियन है। Not without cause did Alfred North Whitehead wrote that the safest general characterization of the European philosophical tradition is that it consists in a series of footnotes to Plato। कहते हैं बिना किसी कारण से अल्फ्रेड नॉर्थ जो है, जिसका नाम अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड था, उन्होंने लिखा था द सेफेस्ट जनरल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द यूरोपियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन, कि सबसे जो सुरक्षित जनरल कैरेक्टराइजेशन था यूरोपियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन की, इसमें जो है प्लेटो के जो लिखे हुए बहुत सारे सीरीज हैं फुटनोट्स के, वो आते हैं। इसके बाद है प्लेटोस के राइटिंग, कि प्लेटो जो है वो क्या क्या लिखे हैं उसके बारे में दे रखे हैं। द ट्रेडिशनल प्लेटोनिक कैनन अरेंज्ड इन अ टेट्रालॉजिस, इसको टेट्रालॉजिस में जो है वो अरेंज किया गया था थैरासिलस के द्वारा। ये प्लेटोनिक कैनन है ट्रेडिशनल, ए कंटेम्प्रेरी ऑफ द एम्परर टाइबेरियस, और ये जो थैरासिलस थे ये एम्परर जो टाइबेरियस थे उसी समय के थे। तो इन्होंने जो है 35 जो है डायलॉग्स और 13 लेटर्स जो है प्लेटो की तैयार करी थी, विच एज ए सिंगल ग्रुप ब्रिंग द टोटल टू 36 वर्क्स, जिसको अगर मिला दिया जाए तो ये मिला करके टोटल जो है 36 वर्क्स होते हैं। द ऑथेंटिसिटी ऑफ सम ऑफ दिस वर्क्स इज डिस्प्यूटेड, ये जो वर्क इन्होंने बनाया था, प्लेटो का तैयार किया था, उनमें से कुछ वर्क ऐसे हैं जिसमें कितनी सच्चाई है उसके बारे में अभी भी विवाद चल रहा है।
अब आगे दे रखे हैं कि क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ हिज थॉट, मतलब उनके विचार का क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट बताया गया। क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट का मीनिंग हुआ कि समय के साथ जो है उनके अंदर में ये सब ख्याल आया, विचार आया, और उन्होंने समय के साथ जो है इन सभी को उन्होंने लिखे थे, तो इसलिए इसको क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट कहा गया है। तो सबसे पहला जो इनिशियल सोक्रेटिक पीरियड था वो 399 से लेकर 388 था। ये सोक्रेट की वो अवस्था थी जब उन्होंने शुरुआत में लिखना शुरू किया था, तो इसलिए इसको इनिशियल सोक्रेटिक पीरियड कहा गया है। These dialogues recreate the spirit and mission of Socratic inquiry concerning art or ethico-political virtue and his analysis of moral concepts. इस डायलॉग में क्या सब शामिल है? तो सोक्रेट की इंक्वायरी शामिल है, उनकी मिशन, उनकी स्पिरिट, और ये एथिको पॉलिटिकल वर्च्यू से संबंधित है। एथिकल जो यहाँ पे एथिको पॉलिटिकल वर्च्यू दे रखे हैं, और साथ में जो मॉरल कंसेप्ट है उनको भी उन्होंने अच्छे से विश्लेषण किया है। As a group, these writings are notably anti-sophistic and in manner characteristics of Socrates. और अगर ग्रुप के बारे में देखा जो ये जो राइटिंग्स है ये नोटेबली रूप से एंटी सॉफिस्टिक है, मतलब इसमें जो है सॉफिस्ट का विचार जो है नहीं मिलता है, और इन ए मैनर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोक्रेट्स नन नोइंग, और अगर हम सोक्रेट्स के कैरेक्टरिस्टिक के मैनर के रूप में देखें इसको तो ये नॉन नोइंग है। Most of them emphasize the need for seeking further enlightenment by ending without reaching a definite conclusion. उसमें से अधिकतर जो इनके हैं वो इन चीज़ों की को नीड करती है या उन चीज़ों के ऊपर, उन ज़रूरतों के ऊपर जोर डालती है जिसमें कि अधिक से अधिक एनलाइटनमेंट की तलाश किया जाए बिना किसी डेफिनेट कंक्लूजन तक पहुंचते हुए। इसमें जो सबसे पहला है वो है एपोलॉजी। सबसे फर्स्ट क्या है वो है एपोलॉजी। एपोलॉजी में सोक्रेट्स की ट्रायल और डिफेंस के बारे में बताया गया है कि सोक्रेट्स को कैसे जो है वो ट्रायल और डिफेंस हुई थी। ट्रायल तो जानते हैं, ट्रायल मतलब मुकदमा होगा यहाँ पे, और डिफेंस मतलब उसकी रक्षा होगा। उसके बाद है क्रिटियो। सेकेंड है सोक्रेट्स रिफ्यूज़ल टू एस्केप फ्रॉम द ट्रायल, मतलब ट्रायल जब चल रहा था सोक्रेट के ऊपर तो उन्होंने मना कर दिया था या उनसे नहीं बच पाए थे, तो इसको जो है सोक्रेट्स कहा गया। सोक्रेट्स का जो है रिफ्यूज़ल जो है कहा गया है, यहाँ पर मैं दे रखे हैं। तो एंड हिज एडहेरेंस टू प्रिंसिपल्स, और उनका जो सिद्धांत था उसी सिद्धांत में वो अडिग रह गए, और उन्होंने कभी परवाह नहीं की कि उनके साथ जो ट्रायल हो रहा है तो ट्रायल से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, तो इसलिए इसको क्रिटियो में जो है इन्होंने लिखा है इसको। थर्ड जो है वो यूथियोफ्रो जो है, थर्ड का नाम है ऑन द नेचर ऑफ पाइटी एंड इम्पाइटी। पाइटी और इम्पाइटी के नेचर के ऊपर लिखा है, जिसके कारण से सोक्रेट को जो है अपराधी घोषित किया गया था, दोषी घोषित किया गया था। फोर्थ है लैचेज, ये करेज के ऊपर लिखा है। फिफ्थ है आयन, ये पोएट्स और रैप्सोडिस्ट्स जो है इनके खिलाफ लिखा गया है। इसके बाद है प्रोटैगोरस, सिक्स्थ नंबर, इसमें सोफिस्ट थ्योरी है, यहाँ पे दे रखे हैं दैट आर्ट कैन बी टॉट, कि आर्ट को सिखाया जा सकता है। वीएस द सोक्रेटिक पेडिया और थ्योरी दैट ऑल वर्च्यू इज वन एंड कैन नॉट बी टॉट, मतलब ये सोक्रेट की जो पीडिया लिखी गई थी उनके थ्योरी के खिलाफ है, क्योंकि सोक्रेट कहते थे कि आर्ट जो है सिखाया नहीं जा सकता है, आर्ट एक खुद गुण होती है और इसको सिखाना मुश्किल है, इसलिए लिख रखा है दैट ऑल वर्च्यू इज़ वन एंड कैन नॉट बी टॉट। और कहते हैं यहाँ पर में कि जितने भी गुण हैं वो एक व्यक्ति में होते हैं और गुण को सिखाया नहीं जा सकता है, गुण अपने आप व्यक्ति में पनपती है। लेकिन प्लेटो कहते हैं कि नहीं, आर्ट जो है वो सिखाया जा सकता है, वर्च्यू को सिखाया जा सकता है। इसके बाद है चार्मिडीज, ऑन टेम्परेंस एंड मॉडरेशन के ऊपर इन्होंने लिखा था। टेम्परेंस तो जानते हैं, जो टेम्पर स्वभाव होता है हमारा। लाइसिस है, ये फ्रेंडशिप के ऊपर लिखा था। तो ये
सारा तब लिखा था इन्होंने जब इनकी शुरुआत की दौर चल रही थी, इनिशियल सोक्रेटिक फेज थी, और ये था 399 से लेकर के 388 BC तक। दूसरी बात, सोक्रेट से क्यों ये VS यहाँ पे दे रखे हैं, क्योंकि ये इनके जो है, अभी हमने जस्ट बायोग्राफी के बारे में बताया था कि उनका प्यूपिल था, तो इस कारण से जो है उनके बारे में या उनसे जो है उनके जो है VS में बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी थी। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ है वो है ट्रांजिशनल फेज़। ये जो ट्रांजिशनल फेज़ है आपका, ये 387 से लेकर 380 BC तक इनका चला था। ये ट्रांजिशनल फेज़ है। अब कहते हैं कि विद द एडवांसमेंट ऑफ हिज इंटेलेक्चुअल लिटरेरी पावर, कि इंटेलेक्चुअल लिटरेरी पावर को आगे बढ़ा करके प्लेटो नॉट ओनली इंटेंसिफाइड हिज पॉलेमिक्स अगेंस्ट द सोफिस्ट। प्लेटो जो है उन्होंने सोफिस्ट के विरुद्ध या अगेंस्ट में केवल अपने पॉलेमिक्स को ही के ऊपर ही जोर नहीं डाला था, बट बिल्ट द सोक्रेटिक कॉन्सेप्ट इनटू ए मेटाफिजिकल थ्योरी ऑफ आइडियाज़, बल्कि सोक्रेटिक कॉन्सेप्ट को आइडियाज़ की जो मेटाफिजिकल थ्योरी थी उसके कॉन्सेप्ट पे तैयार किया था। वेयर द अर्लियर डायलॉग्स हैड बीन लिमिटेड टू वन फेस ऑफ वर्च्यू, जहाँ पे पहले के जो डायलॉग्स थे उसे जो है एक ही वर्च्यू की नज़र से जो है सीमित किया गया। The dialogues of this constructive stage broaden and deepen the speculation concerning the more important questions of knowledge and the good life. और इस डायलॉग का जो कंस्ट्रक्टिव स्टेज है, कंस्ट्रक्टिव स्टेज, वो क्या करते हैं, जो स्पेकुलेशन होती है उसको और भी ब्रोडन कर देते हैं और उसको और भी अंदर जाके देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस से जुड़े हुए हैं, कंसर्न्ड है, और ये इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो नॉलेज और गुड लाइफ के ऊपर है। दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टमैटिक फिलोसफी, और यही से सिस्टमैटिक फिलोसफी की शुरुआत होती है। 9th नंबर है आपका जॉर्जियाज। अब जो है वो 9th नंबर में ट्रांजिशनल फेज में जो है उसमें जॉर्जियाज या गॉर्गियाज भी बोल सकते हैं, ये इन्होंने लिखा था। ये जस्टिस के ऊपर इन्होंने लिखा था। रेटरिक और जो पावर पॉलिटिक्स है सोफिस्ट्स की सिटी स्टेट में, उनके विरुद्ध इन्होंने अगेंस्ट में लिखा था, क्योंकि उस समय जो है सोफिस्ट की जो है अपनी एक पॉलिटिकल पावर थी और रेट्रिकल पावर जो चल रही थी सिटी स्टेट में। 10th में मिनो है। ऑन द क्वेश्चन ऑफ वर्च्यू नॉलेज बाय एनालिसिस और रिकलेक्शन, मतलब रिकलेक्शन और एनालिसिस के द्वारा जो वर्च्यू नॉलेज था उनके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन किया था। 11th में एथिडीमस, ये एथिडीमस जो उन्होंने लिखा था ये विजडम के ऊपर लिखा था, वही विजडम जो व्यक्ति के अंदर में हैप्पीनेस लाती है। और जितने भी सोफिस्ट्स के द्वारा जो फैलेसीज की गई थी, फैलेसीज का मतलब है कि जो सही नहीं है, राइट नहीं है, उसके खिलाफ उन्होंने लिखा था। इसके बाद है लेसर हेपियस। ये खास करके कंपैरिजन किए थे किनके बीच में, वो जो अपनी इच्छा से गलती करते हैं, ठीक है, और जो अपनी इच्छा से गलती नहीं करते, तो इसलिए हु एर वॉलंटरली एंड इनवॉलंटरली। इसके बाद है 13 में ग्रेटर हेपियस। तो ग्रेटर हेपियस जो है इन्होंने ऑन द ब्यूटीफुल एंड थ्योरी ऑफ नॉलेज, ये क्या था, ये ब्यूटीफुल के ऊपर लिखा था और ये एक लैंग्वेज की थ्योरी थी। उसके बाद है क्रेटिलस, ये भी इन्होंने लैंग्वेज के ऊपर लिखा था। एंड ऑन द डिफरेंस बिटवीन इम्यूटेबल एंड नॉनसेंसिकल रियलिटीज एंड म्यूटेबल सेंसिबल फिनोमिनन, इन्होंने नॉनसेंसिकल रियलिटीज, म्यूटेबल और सेंसिबल जो फिनोमिनन थे उसके बीच में जो क्या रिलेशन है उसके बीच में डिफरेंस निकाला था। और 15 में इन्होंने जो है वो
मैनेक्सिनस लिखा था, जो कि पैरोडी है, और ये पैरोडी रेटरिक के ऊपर लिखा हुआ है जो फिनरल ओरेशियो में है। इसके बाद जो नेक्स्ट पीरियड थे वो थे पीरियड ऑफ मैच्योरिटी, जिसको 380 और 361 के बीच में इन्होंने लिखा था, पीरियड ऑफ मैच्योरिटी। तो कहते हैं कि एट द हाइट ऑफ दिस एज ऑफ ए जीनियस, मतलब ये वो पीरियड था जब वो अपने जीनियस की पूरी ऊंचाई पे थे। प्लेटो फुली इवॉल्व्ड हिज ओन ऑन्टोलॉजिकल थ्योरी ऑफ आइडियाज, इन्होंने अपनी ऑन्टोलॉजिकल थ्योरी को विकसित किए थे, इवॉल्व किए थे, जो कि आइडियाज की थी। एंड एक्सप्रेस्ड द रेमिफिकेशंस ऑफ दिस डॉक्ट्रिन इन एपिस्टेमोलॉजी, साइकोलॉजी, एथिक्स, पॉलिटिक्स एंड एस्थेटिक्स। और उन्होंने जो है एंड एक्सप्रेस्ड दिस रेमिफिकेशन, मतलब उन्होंने उनकी जो अपनी ऑन्टोलॉजिकल थ्योरी थी उनको उन्होंने जो है इस, या ये भी कह सकते हैं इस डॉक्ट्रिन को जो है उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया था। और इस डॉक्ट्रिन जो सिद्धांत है, रेमिफिकेशंस का मीनिंग होते हैं बहुत क्षेत्रों में ले जाना। तो अपनी इस डॉक्ट्रिन को उन्होंने एपिस्टेमोलॉजी में जो नॉलेज से संबंधित है, साइकोलॉजी में, एथिक्स में, पॉलिटिक्स में और एस्थेटिक्स में जो है उन्होंने मिला के लिखा था। Hence the third group is made up of dialogues, इसलिए थर्ड ग्रुप जो है वो डायलॉग से बने हुए हैं। Which other supply the speculative insights to new fields, जो कि या तो स्पेकुलेटिव इंसाइट जो है वो सप्लाई करती है नए क्षेत्र के लिए, मतलब नए जो हमारे स्फीयर्स हैं या नए जो एरिया है, और सब्जेक्ट देम टू न्यू फैक्ट्स, या उनको एक नई सच्चाई के बारे में रूबरू कराते हैं और उन कठिनाइयों के बारे में, दैट आर रेज्ड फ्रॉम अदर पॉइंट्स ऑफ व्यू, जिससे कि दूसरे के मद्देनजर से लिखा हुआ है। 16 है आपका सिम्पोसियम, इसको बैंके कहा जाता है, ऑन इंस्पिरेशन ऑफ इरोस लव ऑफ द सोल, जो कि इरोस की जो लव है सोल के ऊपर, उनके इंस्पिरेशन मतलब इंस्पिरेशन के ऊपर लिखा गया था। और ये इंस्पिरेशन जो है वो इरोस के जो या लव है सोल के, उसके द्वारा जो है वो बताया गया है। इट्स असेंट फ्रॉम शैडोई टू द ट्रू ब्यूटी, और इनको जो शैडोई से लेकर जो ट्रू ब्यूटी है वहाँ तक इसको के बारे में, इसके बारे में जो है बताया गया है। 17 नंबर जो है फैडियो है, ये क्लियरर रेवलेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ आइडियाज़, ये आइडियाज़ की जो थ्योरी है उसका एक साफ साफ चित्र है, साफ साफ वर्णन है। द इमॉर्टलिटी एंड डेस्टिनी ऑफ द सोल, जिसमें कि सोल की इमॉर्टलिटी और डेस्टिनी के बारे में बताया गया। डिस्कशन सेट अगेंस्ट सोक्रेट्स लास्ट डेज, और सोक्रेट का जो लास्ट डे के विरुद्ध जो डिस्कशन है वो बताया गया है। 18 जो है रिपब्लिक है, रिपब्लिक में उन्होंने एक अच्छा स्टेट, आइडियल स्टेट के बारे में बात करी है कि एक स्टेट अच्छा कैसे होना चाहिए, इसमें क्या क्या अच्छाई होना चाहिए। प्राइमेसी ऑफ गुड, द 4 ग्रेड्स ऑफ कॉग्निशन एंड द ट्राइपार्टीशन ऑफ द सोल, सोल की जो 4 ग्रेड्स है कॉग्निशन की और ट्राइपार्टीशन है उनके बारे में बताया। इसके बाद है फैड्रस, ये फिलोसॉफिकल रेट्रिक, द सोल, इट्स ट्रांसमाइग्रेशन मतलब पुनर्जन्म, विजन ऑफ आइडियाज, प्री एग्जिस्टेंस, एमनेसिस, और आइडियाज़ जो वर्ल्ड की है जिससे वो आइडियाज़ बनी हुई है उसके ऊपर इन्होंने इसमें लिखा हुआ है थैड्रस में। उसके बाद है थिएटिटस। ओके, तो थिएटिटस जो है ये नॉलेज से मतलब ये कनेक्टेड है, और ये जो नॉलेज है वो किससे है, तो अनचेंजिंग ऑब्जेक्ट से, ऐसी ऑब्जेक्ट जो बदलती नहीं है। और दूसरे कॉग्निशनल एक्सपीरियंस है, कॉग्निशनल एक्सपीरियंस का मीनिंग है जिससे आप सुन करके, देख करके आप समझ सकते हैं, जैसे कि सेंस परसेप्शन है और राइट ओपिनियन है।
इसका 21 में है पैरामेनिडीज। पैरामेनिडीज में ये क्या करते हैं, तो आइडिया की जो थ्योरी है, जो आइडिया बनाई गई थी उसकी जो थ्योरी है उसका डिफेंस करते हैं, और साथ ही साथ इस पैरामेनिडीज में वो मैथमेटिकल एंड एक्सियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो है वो इंट्रोडक्शन देते हैं, और साथ में जो है वन और मैनी का जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बताते हैं। ये वन और मैनी क्या है, ये मैंने जो है फर्स्ट ब्लॉक में इसमें दे रखा है, तो मैंने कुछ बात बताई है, तो उसको हम कोशिश करेंगे उस वीडियो को अपलोड करने का। इसके बाद है 22 में सॉफिस्ट, तो क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइडियाज़ एंड ऑफ चेंज, मतलब आइडियाज़ और चेंज के ऊपर जो है एक गहरा विचार विमर्श करके लिखे हुए हैं, लाइफ के ऊपर, सोल के ऊपर, इंटेलेक्शन के ऊपर, एनालिटिक सर्च के ऊपर, और जो कि सॉफिस्ट के लिए एक डिफिनेशन है। अब आगे दे रखे हैं पीरियड ऑफ ओल्ड एज, ये वो एज था जब वो बिल्कुल बूढ़े हो गए थे, तो उस एज का ये बारे में बता रहे हैं। तो इन द लेटर पीरियड ऑफ फिलोसॉफिकल मैच्योरिटी, फिलोसॉफिकल मैच्योरिटी का जो उनका नेक्स्ट जो पीरियड था उसमें एज हिज ड्रामेटिक पावर्स डिक्लाइंड एंड हिज क्रिटिकल एक्यूमेन इंक्रीज्ड, उनका जो ड्रामेटिक पावर था वो गिर गया, उनका पतन हो गया, और क्रिटिकल जो उनका रवैया था वो बढ़ गया। प्लेटो वॉज मूव्ड बाय रिफ्लेक्शन अपॉन न्यू प्रॉब्लम्स, नए नए जो समस्याएं थी उनके सामने में जिनको वो नहीं समझ पा रहे थे, उनसे वो अब उनका उनका परिचय हुआ। एंड सोशियो पॉलिटिकल चेंजेस टू रिफाइन हिज फिलोसफी, साथ में सोशियो पॉलिटिकल चेंजेस भी उनके सामने दिखाई पड़े जो कि उनको फिलोसफी को और भी शुद्ध करना चालू किए। विद ब्रिलियंट इंटेलेक्चुअल ए परसेप्शन, कहते हैं कि अपनी बहुत ही ब्रिलियंट इंटेलेक्चुअल परसेप्शन से ही क्रिटिकली इलेबोरेटेड ऑन हिज लॉजिक, उन्होंने लॉजिक को बहुत अच्छे से जो है इलेबोरेट किए, एंड फाउंड न्यू इंटरेस्ट इन द क्वेश्चंस ऑफ द कॉस्मोस, और कॉस्मोस जो हमारा संसार है उसके ऊपर जो है जो क्वेश्चंस है उसमें एक नई इंटरेस्ट जो है उन्होंने फाउंड किए। 20 जो 3 है वो है आपका स्टेट्समैन, और इसी को पॉलिटिकस कहा जाता है। तो डिफिनेशन ऑफ ए स्टेट्समैन बाय द मेथड ऑफ डिवीजन, तो स्टेटमेंट्स की इसमें डिफिनेशन दी हुई है जो कि डिवीजन की मेथड के अनुसार से दी गई। इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉलेज इन द ट्रू रूलर, जिसमें ट्रू रूलर के जो नॉलेज है उसकी जो इम्पोर्टेंस की बात कही गई है। ट्वेंटी फोर्थ जो है फिलेबस के ऊपर लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ प्लेटोज एथिकल डॉक्ट्रिन, इसमें एथिकल डॉक्ट्रिन जो प्लेटो की थी उसका विकास के बारे में बताया है, जिसमें उन्होंने कंक्रीट कंडीशंस के ऊपर अटेंशन दिया है, जिसमें प्लेजर से लेके गुड तक। उसके बाद जो आइडियाज़ की जो थ्योरी के एनहांसमेंट है, जो कि बाय फर्दर स्टडी ऑफ यूनिटी एंड मल्टीप्लिसिटी, जो कि मल्टीप्लिसिटी और यूनिटी के द्वारा आगे बढ़ाया गया है, उसके बारे में बताया गया है। 25th में जो है जो टाइमियस है, इसमें इन्होंने कॉस्मोलॉजिकल डिस्कोर्स मतलब सांसारिक डिस्कोर्स के बारे में बताया है, और ये सांसारिक जो डिस्कोर्स है वो फिजिकल वर्ल्ड की उत्पत्ति के ऊपर है, कि ये जो भौतिक दो दुनिया है ये उत्पत्ति हुई है, और साथ में द रोल ऑफ डीमर्ज की क्या भूमिका है उसके बारे में भी इन्होंने बताया है। 26 में जो है क्रिटियास के ऊपर लिखा है कॉन्ट्रास्ट ऑफ द आइडियल स्टेट टू एटलांटिस विद इट्स इंपीरियलिस्ट सी पावर, तो आइडियल स्टेट को जो इन्होंने कॉन्ट्रास्ट किया है किससे, एटलांटिस से किया है, क्योंकि एटलांटिस जो स्टेट थे वो इंपीरियलिस्ट सी पावर से भरे हुए थे। 27 जो है लॉज के ऊपर लिखा है मॉडिफिकेशंस ऑफ द रिपब्लिक्स आइडियल स्टेट, इसमें रिपब्लिक जो आइडियल स्टेट है उसके सुधार के बारे में बात कही गई है। अकॉर्डिंग टू कंक्रीट कंडीशंस ऑफ लाइफ, जो आइडियल स्टेट कैसी होना चाहिए, तो लाइफ के कंक्रीट कंडीशंस के हिसाब से होनी चाहिए। इसके बाद है एपिनोमिस में इन्होंने कंटिन्यूएशन ऑफ द लॉज
लॉज को जो है कंटिन्यूएशन करके रखा हुआ है, ठीक है। लॉ के ही ऊपर उन्होंने लिखना जारी रखा है इसमें। ऑन द विजडम ऑफ द रूलर एंड डिवाइन कल्ट, जिसमें इन्होंने रूलर और जो डिवाइन कल्ट है उनके विजडम के ऊपर लिखा है इन्होंने। और 29 में इन्होंने लेटर्स लिखे हैं, 7th और 8th, ये पॉलिटिक्स और जो आइडियाज़ का रेलिवेंस है उसके बारे ऊपर लिखे हुए हैं। इसके बाद है प्लेटोनिक एनकाउंटर। प्लेटोनिक एनकाउंटर क्या सब है? फ्रॉम द क्वेश्चन ऑफ थेल्स टू द टाइम ऑफ प्लेटो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैड रिजन इन फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन। कहते हैं थेल्स के समय से लेकर के प्लेटो के समय तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो फिलोसॉफिकल विचार के ऊपर हो गई थी, और तब तक में समय बहुत आगे निकल गया था, तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या क्या समस्याएं जो है वो हो रही थी। पहली समस्या थी आपकी वन और मैनी की, दूसरी थी अपीयरेंस और रियलिटी की, नेक्स्ट थी परमानेंस और चेंज की, नेक्स्ट थी पाइथागोरस के द्वारा जो मैथमेटिक्स और मिस्टिसिज्म दिए गए थे उसके ऊपर, फिजिक और नॉमोस के ऊपर, स्केप्टिसिज्म जो सॉफिस्ट की थी उसके ऊपर। उसके बाद दे रखे हैं कि द पॉलिटिकली टू चेंजेस हैड टेकन प्लेस सच एज, और पॉलिटिकली काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन जो है हुए थे। पहला तो था कि पॉलिटिकली एथेंस जो है उसका पतन हो गया था, डिक्लाइन हो गई थी, करप्शन चरम सीमा पे पहुंच गया था, नेपोटिज्म भी, डेमोक्रेसी का उदय हो गया था जो लोकतंत्र होते हैं, और सोक्रेट्स की जो है बुराइयां होने लगी थी, कंडेमनेशन होने लगी थी। Plato realizes that there is some truth in all the positions held by his predecessors. और प्लेटो ये चीज़ का एहसास करते हैं कि कुछ सच्चाई जो है वो उन सभी पोजीशंस में है जो उनके प्रेडिसेसर्स के द्वारा तैयार किए गए थे। ऑल ऑफ देम हैड वैलिड इंट्यूशन टू द नेचर ऑफ रियलिटी, और सभी का जो है अपना एक वैलिड इंट्यूशन है रियलिटी जो है नेचर की उसको समझने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है वो है सिचुएशन। Plato encountered problems of human, the world, and the divine within the ethico-political context of the Greek city-state. कहते हैं ग्रीक सिटी स्टेट के संदर्भ में और एथिको पॉलिटिकल के संदर्भ में प्लेटो ने जो है ह्यूमन, वर्ल्ड और डिवाइन की प्रॉब्लम जो समस्या थी उसका सामना किए थे, इनकाउंटर किए थे। और वो यहाँ पे कहते हैं, लिखते हैं, When I was young, Plato wrote in his mid-70s in the Manifesto to the friends and associates of Dion. प्लेटो अपने mid-70s को जो है लिखे थे अपनी मैनिफेस्टो में अपने फ्रेंड्स को और एसोसिएट्स जो डायन के थे वहाँ पे क्या लिखे हैं देखिए। माई एक्सपीरियंस वॉज द सेम एज दैट ऑफ मैनी अदर्स। मेरा एक्सपीरियंस जो है बिल्कुल दूसरे के एक्सपीरियंस की तरह है। आई थॉट दैट एज सुन एज आई बिकेम माई ऑन मास्टर आई वुड इमीडिएटली एंटर इन टू पब्लिक लाइफ। और मुझे लगा कि जैसे ही मैं खुद मास्टर बन जाऊंगा तो मैं शीघ्र ही पब्लिक लाइफ में जो है वो एंट्री कर जाऊंगा। बट इट हैपेंड दैट फेटफुल चेंज अकर्ड इन द पॉलिटिकल सिचुएशन। लेकिन दुर्भाग्यवश हुआ ये कि पॉलिटिकल जो सिचुएशन थी, स्थिति थी, उसमें एक अजीब सा परिवर्तन हो गया। प्लेटो went on to describe the state of affairs, और बाद में जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है उसके बारे में वो डिस्क्राइब करना जारी रखते हैं और बताते हैं कि ये टायरनी ऑफ द 30 बताते हैं इसके बारे में। द अनजस्ट कंडेमनेशन ऑफ सोक्रेट, वो ये भी कहते हैं कि सोक्रेट के ऊपर जो निंदा की गई थी वो अनजस्ट है। तो सोक्रेट्स की जो निंदा की गई थी डेमोक्रेट्स के द्वारा, और हमारे जो फोर फादर के प्रिंसिपल थे उनका जो त्याग किया गया था उसके ऊपर भी लिखे है अबेंडनमेंट। द इंक्रीज ऑफ करप्शन लेजिस्लेशन एंड कस्टम इन, और करप्शन में जो बढ़ोतरी हुई थी और साथ में जो कानून प्रणाली थे और जो कस्टम थे, रीति रिवाज थे। एवरीथिंग डिसइंटीग्रेटिंग अराउंड मी, कहते हैं जितनी भी चीज़ें चारों तरफ मेरे हो रही है वो सभी डिसइंटीग्रेट कर रही है। स्ट्रक बाय दिस ऑल इंक्लूसिव डिक्लाइन ऑफ
एथेंस एंड अदर सिटी स्टेट्स, कहते हैं कि इन सभी से आहत होते हुए, जिसमें एथेंस की सारी पतन करने वाली चीज़ें आती है और भी दूसरे स्टेट जो सिटी स्टेट वहाँ पे पतन हो गया था, आई केम टू द कंक्लूजन दैट वन एंड ऑल दे आर बैडली गवर्नड। तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि या तो एथेंस या और भी जो सिटी स्टेट थे उनको गलत तरीके से उनके ऊपर शासन किया गया। अब है जो ट्रांजिशन फ्रॉम एथिकल टू मेटाफिजिकल एंड नॉसियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो मेटाफिजिकल एथिकल से लेकर मेटाफिजिकल और नॉसियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के ट्रांजिशन के बारे में दे रखे हैं। Plato saw that no real reform of the fundamentals of politics could take place without a corresponding reform of man's conception about nature and reality itself. कहते हैं कि जब तक मतलब व्यक्ति की जो अपनी कॉन्सेप्शन है नेचर और रियलिटी की, खुद की, कि नेचर जो है वो किस तरह से है, सच्चाई क्या है, अगर ये सब ना हो किसी व्यक्ति के अंदर में, तो उसके बिना, ठीक है, जो पॉलिटिक्स की फंडामेंटल्स है उसमें सुधार, सही से सुधार करने का कोई रास्ता नहीं है और इसमें कोई भी सुधार नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि अगर फंडामेंटल्स ऑफ पॉलिटिक्स को सुधार करना है, मतलब पॉलिटिक्स की नींव को सुधार करना है, तो आपको साथ ही साथ, इसलिए करस्पॉन्डिंग दे रखे हैं, व्यक्ति को जो है नेचर और जो रियलिटी है उसके कॉन्सेप्शंस को भी देखना होगा, उसके ऊपर भी मैन अपना कॉन्सेप्शंस करेंगे। डू एब्सोल्यूट जस्टिस और करेज, कहते हैं कि कभी भी न्याय जो है बिल्कुल साफ होना चाहिए, सही होना चाहिए। करेज अगर करते हैं तो करेज भी बिल्कुल एब्सोल्यूट होना चाहिए, ठीक है। इन फैक्ट एग्जिस्ट और ओनली इंडिविजुअल जस्ट एंड करेजस एक्ट्स एग्जिस्ट। अब आगे ये भी बात कह रहे हैं कि डू एब्सोल्यूट जस्टिस और करेज इन फैक्ट एग्जिस्ट, कहते हैं क्या जस्टिस, करेज इन फैक्ट एग्जिस्ट ही जो है निर्वाह करती है, या केवल इंडिविजुअल की जस्ट और करेजस एक्ट निर्वाह करती है। मतलब इनका कहना ये है कि जो एकमात्र जस्टिस और जो करेज है, इनफैक्ट, यहाँ पे इनफैक्ट एक्चुअली में गलत स्पेलिंग दे रखा है, यहाँ पे INFACT होंगे, मिस स्पेल्ड हो गया यहाँ पे। तो क्या यही एक चीज़ है जो जस्टिस और करेज है जो पूर्णतया जो है वो एग्जिस्ट करती है, या केवल इंडिविजुअल की जो जस्ट है और करेजस एक्ट है वो निर्वाह करती है। मतलब इन्होंने जस्टिस और करेज को जो है इंडिविजुअल से जोड़ के देखा है कि जब तक इंडिविजुअल ना चाहे तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। व्हाट इज़ रियली गुड, ब्यूटीफुल एट्सेट्रा, व्हाट इज़ रियलिटी, और ये भी क्वेश्चन करते हैं कि वाकई में सुंदर और अच्छा या और भी चीज़ें क्या है, रियलिटी क्या है, अच्छाई क्या है। He was deeply impressed by the mathematical proportion and harmony in the universe. यूनिवर्स में जो मैथमेटिकल प्रोपोर्शन और हारमोनी है उससे काफ़ी ज़्यादा वो प्रभावित हुए थे। प्रोपोर्शन यहाँ पे साफ साफ दे रखा है, ये यूनिवर्स हमारा एक मैथमेटिकल तरीके से बना हुआ है, इनकी बनावट जो है मैथमेटिकल है, इसमें एक अजीब सी हारमोनी है। और हारमोनी तो बताया ही गया है, जो हमारे प्लैनेट्स हैं, सोलर सिस्टम है, इन सभी को मिला के इन्होंने हारमोनी नाम दिया है और ये बिल्कुल मैथमेटिकली तरीके से अपना अपना काम कर रहे हैं। तो इससे ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। तो इससे एक पार्ट अभी मैंने एंड कर दिया। अब जो है चेक योर प्रोग्रेस के बाद जो है जो नेक्स्ट आएगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट आएगा आपका फिलॉसफी ऑफ प्लेटो, यहाँ से हम शुरू करेंगे।